आज का टॉपिक जो है बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, कई लोग जो होते हैं दाखिल खारिज नहीं करवा पाते हैं। दाखिल खारिज, म्यूटेशन, नामांतरण या इंतकाल या जमाबंदी में नाम नहीं करवा पाते। फिर उनको होती है भविष्य में परेशानियां। तो एक चीज मैं आपको एक कानून बताने वाला हूं कि भाई आपको रजिस्ट्री से ही पूर्ण स्वामित्व मिल जाता है, संपूर्ण स्वामित्व। अब कि सर ये आदेश कहाँ, ये कानून क्या है, तो कोई आपको नहीं बता पाएगा। मैं आपको विद प्रूफ के अभी इस पूरे आदेश का अध्ययन करवाऊंगा। और यदि आपने जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, इंतकाल, म्यूटेशन, जमाबंदी पे नाम नहीं आ पाया, अब केवल रजिस्ट्री है आपके पास, ठीक है, तो भविष्य में आपके पास साथ कोई परेशानी ना हो, ठीक है, तो उसके लिए ये आदेश काम में आएगा, ठीक है, जो कि स्पष्ट कहता है। यहाँ पे देखिए कि सारे अधिकार जो है मात्र रजिस्ट्री से प्राप्त हो जाते हैं। वो अभी मैं आपको विधिपूर्वक समझाऊंगा, ठीक है। साथियों, एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, यदि आप कोई लीगल मैटर पर लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या आप कोई जमीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय नहीं, जमीन पर कोई विवाद तो नहीं है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करें। कॉल बुक कराने के बाद बात कर सकते हैं। ये आदेश या मान लीजिए लीगल एडवाइस ही ले सकते सारी सुविधाएं, ठीक है। अब सबसे पहले साथियों, मैंने क्या बताया था आपको, समस्या अधिकतर होती है कि कई लोग रजिस्ट्री करा लेते हैं, दाखिल खारिज नहीं करवा पाते या तहसीलदार नहीं करता किसी कारणवश, तो आपको रजिस्ट्री से ही पूरा स्वामित्व मिलेगा। कैसे? अब देखिए, यहां से आप पढ़िए विक्रय के आवश्यक तत्व। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 है। ये है विक्रय की परिभाषा करते हुए धारा कहती है कि ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतर है जो दी जा चुकी है, जो देने का वचन किया जा चुका है, जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग देने का वचन किया हो। अभी देखिए लॉ की भाषा में समझ लीजिए, मैं आपको बहुत आसान भाषा में भी समझाऊंगा। देखिए अब यहां पे देखिए, जैसा कि लिखा जा चुका है कि विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतर है, यानी कि ये एक्स प्रॉपर्टी आपने मुझे बेची, ए व्यक्ति को, आप भी हो, तो आपने जैसे ही विक्रय की तो स्वामित्व का भी अंतरण हो जाता है, यानी कि स्वामित्व का ट्रांसफर हो जाता है। जो भी इस पे अधिकार हैं वो मुझ पे चले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए स्वामित्व का अंतरण। इस तरह विक्रय के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को स्वामित्व का अंतरण है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे को अपना स्वामित्व का अंतरण कर देता है, सारे अधिकारों का ट्रांसफर कर देता है। अब एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अंतरण से तात्पर्य, अब देखिए इस सेक्शन में और ज्यादा डिफाइन कर दिया गया है लॉ में, ठीक है। क्या स्वामित्व का अंतरण से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति संपत्ति के सभी अधिकार हित संपूर्ण रूप से स्थायी रूप से अंतरित कर देगा, यानी कि संपूर्ण रूप से ये बी जो है अगर बेच रहा है तो पूरे अधिकार स्थायी रूप से, यानी कि हमेशा के लिए इस प्रॉपर्टी के ए को दे देगा, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं यह सभी अधिकार हितपूर्ण जो है रूप से स्थायी रूप से अंतरित कर देता है, यानी कि ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अंतरित विक्रेता की संपत्ति में अपना पूरा हित, उस प्रकार के सभी अधिकार अंतरित क्रेता को हस्तांतरित कर देता है, यानी कि विक्रेता जो है वो जो भी जमीन खरीद रहा है उसे हस्तांतरित कर देता है। हस्तांतरित कई तरीके से होता है साथियों, जैसे मान लीजिए दान पत्र हो गया, या मान लीजिए रजिस्ट्री बैनामा हो गया, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे अधिकार जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। फिर मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपने ये बेच दी, तो विक्रेता आप हुए और एक सारे अधिकार स्थायी रूप यानी कि हमेशा के लिए आपने ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। स्पष्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट मेंशन है भाई। अब इसमें कोई दो राय वाली बात तो है नहीं, कोई क्वेश्चन वाली तो बात है नहीं। अब इसमें फायदा क्या क्या होगा, देखिए मान लीजिए दाखिल खारिज नहीं करवाया, ये प्रॉपर्टी आपने एक्स खरीदी थी, ठीक है, मान लीजिए बी से खरीदी थी, आपका नाम ये, दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो इसमें तमाम समस्याएं होती हैं साथियों। समस्या क्या, एक तो धारा 24 में मेड़बंदी नहीं होगी, धारा 116 117 में बंटवारा नहीं हो सकता, धारा 134 बेदखली नहीं हो सकती। कई बार क्या होता है, बी एक्सपायर हो गया तो ये संपत्ति जो है वो बी के बच्चों के नाम चली जाएगी, B1 B2 मान लीजिए इनके नाम है बच्चों के, ठीक है। तो ये आपको परेशान कर सकते हैं, आपके बच्चों को परेशान करेंगे, भाई मेरे पापा ने ये बेच दी लेकिन खतौनी में मेरा नाम आपने दाखिल खारिज क्यों नहीं कराया, अब जमीन मुझे चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आदेश आपकी हितों की रक्षा करेगा। इस आदेश को आप रजिस्ट्री में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा फॉर एनी लीगल एडवाइस, ठीक है। अब साथियों, ये आदेश एक बहुत बड़ा प्रोविजन और करता है, बहुत बड़ा, कि यदि आपकी जमीन विवादित है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है,
ज़मीन, ठीक है। 2 पार्टनर थे आप लोग। ये ज़मीन मान लीजिए विवादित है, ए ने बेच दी जाके दबंग को, ठीक है, बी को बेच दी, ठीक है। अब भाई होगा क्या, ये दबंग जो है वो दबंगई से कब्जा करेगा। हो सकता है आप इसे कब्जा मान लीजिए, यहाँ पे मौके पर ज़मीन कम है, ठीक है, तो भी ये आदेश काम करेगा। कैसे? इस आदेश का नीचे वाला पैराग्राफ देखिए क्या कह रहा है, बेहद जरूरी, ठीक है। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो तो बेहद जरूरी ये आदेश है। देखिए, एक क्रेता अपने विक्रेता से बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता। एक सह अंशधारी का अव्यक्त अंश विक्रय की वस्तु हो सकता है, लेकिन किंतु क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि संपत्ति का विभाजन, माप, सीमांकन सौहार्दपूर्ण तरीके से और आपसी व्यवस्था, समंजन और न्यायालय की डिक्री से न हुआ हो। भाई इसने क्या कह दिया स्पष्ट कि एक्स प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए आपका नाम ए है, आपने खरीद ली है बी से, ठीक है, तो डायरेक्ट कब्जा यहाँ पे देखिए, तो क्या तो यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, किंतु क्रेता को तब तक कब्जा नहीं दिया जाएगा। यानी कि बी ने भली खरीद ली, बी ने बी को तब तक कब्जा नहीं किया जाएगा। देखिए, ए ने बी से खरीदी, ए ने भले खरीद ली, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रेता को, ए क्रेता हुआ, ए ने जमीन खरीदी, तब तक कब्जा नहीं दिया जाएगा जब तक इस जमीन का सीमांकन, यानी कि लेखपाल जो है नाप तोल नहीं कर देगा कि ए का इतना यहाँ तक आ रहा है, बी का यहाँ तक आ रहा है, तब तक, ठीक है। दूसरा, विभाजन नहीं हो जाता या इसका बंटवारा नहीं हो जाता, ठीक है, कि किसको कहाँ दिया गया, कितना दिया गया, या सौहार्दपूर्ण तरीके से आपसी सहमति से, आपसी व्यवस्था से, मान लीजिए ए और बी और मान लीजिए पार्टनर बैठ के आपसी समझौता नहीं कर लेते तब तक, ठीक है, या न्यायालय कोई डिक्री जारी नहीं करता तब तक एक कब्जा नहीं ले सकेगा। अब ऐसे मान लीजिए आपकी ज़मीन कोई विवादित है, ठीक है, विपक्ष ने बेच दिया, तो आप उसे ज़मीन पे कब्जा करने से रोक सकते हैं कि भाई रुक, ठीक है। या मान लीजिए आपकी ज़मीन पहले से कोई किसी ने रजिस्ट्री करा ली, अब वो विवाद कर रहा है, तो ये आदेश लीजिए और प्रशासन को दिखाइए आप, ठीक है ना। ये दिखाइए कि सर देखिए, इसमें लिखा है कि क्रेता डायरेक्ट कब्जा नहीं कर सकता है, ठीक है, लेखपाल को बुलाने के बाद, सीमांकन वगैरह करवाने के बाद कब्जा करिए, ठीक है। तो इसमें काफ़ी आपको रिलीफ मिलने वाला है भाई, काफ़ी इससे साथियों आपका फ़ायदा होने वाला है। अब देखिए, मैं एक चीज़ और कहूँगा साथियों, कि जब भी आप ज़मीन खरीद रहे हो तो वहाँ पे ये चेक करिए धारा 116, 117 की कार्रवाई हो चुकी है कि नहीं। ये एडवोकेट आपके सारी बातें नहीं बताते, क्योंकि भाई इन्हें आपकी रजिस्ट्री करनी होती है, पैसा लेना होता है, उसके बाद दूसरे का काम करना होता है, ठीक है। अगर ये लोग ये सारी बातें बताने लगे तो मैं कहता हूँ कि 90% जो है ज़मीन विवाद के केस खत्म हो जाएंगे, लेकिन नहीं करता कोई। तो 116, 117 चेक करिए, ठीक है, डबल रजिस्ट्री वो चेक करिए, ज़मीन का श्रेणी नंबर, ज़मीन की गाटा संख्या, ज़मीन का कितना क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्र में उसमें हिस्से में कितना पड़ रहा है, ठीक है। या मान लीजिए इसने डबल रजिस्ट्री, विक्रय तो नहीं कर दिया गया, इसका म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आप चेक करिए। नहीं कर सकते तो मेरे द्वारा आप चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लीगल एडवाइस लेनी है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल बुक कराएं, उसके बाद आपसे बात